अरे मेरा लाल, चुप हो जा, चुप हो जा, क्यों रो रहा है? मैं हूं ना तेरे पास। अरे मेघा, ये बच्चा किसका है तेरे गोद में? अरे ये बच्चा दरअसल एक आंटी अभी वॉशरूम गई हुई है, उन्होंने कुछ देर के लिए उनका बच्चा मुझे संभालने के लिए दिया हुआ है। ये उन्हीं का बच्चा है। अच्छा ठीक है, वैसे एक बात माननी पड़ेगी, पिकनिक काफ़ी शानदार रहा है ना? वापस जाते वक्त अच्छा नहीं लग रहा। मेरा तो मन यही कर रहा है कि मैं ऐसे ही जीवन भर स्कूल ट्रिप पर घूमती रहूं। अच्छा, ठीक है। अगर तुम दोनों की गपशप खत्म हो गई हो तो अपना अपना सामान अच्छे से रख लो, क्योंकि अब हमारा स्टेशन आने वाला है। ठीक है। इसके बाद मेघा उस बच्चे को सभी के नजरों से छुपाकर अपने बैग में डाल लेती है, जिसके बाद वो अपने घर चली जाती है। अरे तो क्यों रो रहा है? मैं हूं ना तेरे पास। जल्दी से चुप हो जा, नहीं तो घर में सभी को पता चल जाएगा। ऐसा कहकर मेघा उस बच्चे को दूध पिलाने लगती है और अपने पास ही सुला लेती है। ऐसे ही अगली सुबह वो उस बच्चे को अपने बैग में डालकर अपने साथ स्कूल ले जाती है और अपने क्लास के सबसे पीछे वाले बेंच पर बैठ जाती है। अरे मेरा बेटा, चुप हो जा। मेघा उस बच्चे को दूध पिलाती है और उसके बाद अपने बैग में डाल लेती है। इसी तरह से मेघा सभी से छुपते छुपाते उस बच्चे को अपने साथ रखती है। वो उसके साथ हंसती खेलती है और किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगती। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि आखिर ये बच्चा था किसका? क्या मेघा का कोई अफेयर था या उसका बच्चा था, या फिर कहानी कुछ और ही थी? इसे जानने के लिए हमें कहानी में आगे बढ़ना होगा। मेघा बेटी, जब से तुम स्कूल ट्रिप से वापस आई हो, थोड़ी सी परेशान सी दिख रही हो, क्या बात है? वो पिताजी, कोई बात नहीं है। वो दरअसल स्कूल ट्रिप के आने के बाद अचानक से एग्जाम के डेट अनाउंसमेंट हो गई ना, इसी वजह से थोड़ा टेंशन हो रहा है। अरे बेटा, इतना भी टेंशन मत ले। मुझे पता है मेरी बहन तो इस बार टॉप करेगी। अभी रोशन ने इतना कहा ही था कि तभी मेघा के कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आती है। मेघा दीदी, आपके कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, क्या बात है? वो दरअसल भाभी, वो मेरे मोबाइल का रिंगटोन है ना, इसी वजह से कोई इम्पोर्टेंट कॉल कर रहा होगा। 1 मिनट में देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर मेघा फटाफट से अपने कमरे में जाती है और अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जिसके बाद वो बच्चा चुप हो जाता है। अरे बेटा, आज तो मैं तेरी वजह से पकड़ी ही जाती। तुझे भूख लगी थी ना, अब मैंने तुझे दूध पिला दिया है। अब मैं जल्दी से घर वालों के पास जाती हूँ, नहीं तो उन्हें शक हो जाएगा। ऐसा कहकर मेघा वापस से अपने घर वालों के साथ आकर बैठ जाती है। क्या बात है मेघा, बड़ा समय लग गया। वो भैया, मैंने कहा था ना कि एग्जाम आने वाला है, इसी के सिलसिले में आंचल ने कॉल किया था, उसी से बात कर रही थी, इसीलिए समय लग गया। ऐसा कहकर मेघा अपने घर वालों को बुद्धू बना देती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और मेघा अपने बच्चे को अपने साथ स्कूल ले जाती है और घर भी ले आती है, और किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि मेघा के पास एक बच्चा भी है। लेकिन कहते हैं ना कि चोरी और झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं छुपती। ऐसा ही कुछ मेघा के साथ भी होता है। मेघा अपने क्लासरूम के सबसे पीछे वाले सीट पर बैठी हुई थी और अपने बच्चे को चुपके चुपके से दूध पिला रही थी। अब तूने दूध पी लिया है ना, अब जल्दी से बैग के अंदर छुप जा, नहीं तो कोई तुझे देख लेगा। ऐसा कहकर मेघा अपने बच्चे को बैग के अंदर छिपा लेती है। वहीं मेघा का क्लास टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा होता है। तो बच्चों, ये है ट्रिग्नोमेट्री, इसे तुम अच्छे से नोट कर लो, ये एग्जाम में पक्का आएगा। और ये फिर से वही बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा कहकर मोहन उस आवाज का पीछा करता है। मेघा, ये आवाज हर बार तुम्हारी तरफ से क्यों आ रही है? क्या तुम अपने साथ कोई मोबाइल लेकर आई हो जिसका रिंगटोन इस तरह का है? निकालो मोबाइल। नहीं सर, मैं कोई मोबाइल अपने साथ नहीं लेकर आती, और मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। नहीं मेघा, मुझे आवाज आती है बीच बीच में, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। अच्छा, वो तो हमारे काम वाली आशा आंटी है ना, उनका बच्चा होगा, वो इधर ही काम करती है ना, शायद आप उन्हीं के बच्चे की आवाज सुन लेते होंगे। नहीं, पर हो भी सकता है। मेघा के टीचर ने अभी इतना कहा ही था कि फिर से मेघा के बैग के अंदर से उसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। मेघा, ये आवाज तुम्हारे बैग से आ रही है, क्या तुम्हारे बैग में कोई बच्चा है? और ये तुम्हारा बैग इतना बड़ा क्यों है? नहीं सर, मेरे बैग में कुछ नहीं है,
बस खाने की सिवा। वो सर, मेघा अपने साथ बहुत सारा खाना लेकर आती है। ट्रिप पर भी मेघा बहुत सारा खाना लेकर आती थी। उसी समय से मेघा के पास इतना बड़ा बैग है। मेघा, जब सर इतना कह रहे हैं तो एक बार बैग चेक करवा दो ना प्लीज सर। मेरे बैग में खाने के सिवा और कुछ नहीं है। तो फिर इतना डरने वाली कौन सी बात है? ऐसा कहकर मोहन मेघा के बैग को उठा लेता है और उसे चेक करने लगता है, जिसमें उसे एक बच्चा मिलता है। अरे ये क्या? तुम्हारे बैग में तो एक बच्चा है। मैं कह रहा था ना कि मुझे बार बार किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। ये वही बच्चा है? बताओ मेघा, ये किसका बच्चा है ये? और तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है ये बच्चा? एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो अभी, और तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाता हूँ मैं अभी। ऐसा कहकर मोहन मेघा को अपने साथ प्रिंसिपल रूम में ले जाता है और वहाँ उसके पेरेंट्स को बुलाता है और सारी बात मोहन सभी को बताता है। मैं कहता था ना माँ पिताजी कि मुझे किसी बच्चे की रोने की बार बार आवाज़ आती है, वो भी रात के टाइम पे, लेकिन मुझे लगा कि ये सच में मेघा का रिंगटोन होगा। अरे नाश बेटी करमजली, बता दे ये बच्चा किसका है। मेघा, तूने तो हमारी नाक कटवा दी। सच में मुझे कहीं का नहीं छोड़ा तूने। माँ, पिताजी, भैया, भाभी, सच में मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया जैसा आप लोग सोच रहे हैं। ओह मेघा, हम वही तो जानना चाहते हैं कि ये बच्चा है तो आखिर है किसका। भाभी, मैं वो बताऊंगी, शायद आप उस पर विश्वास नहीं करोगी। मेघा, मैं तुम पर अपने से भी ज्यादा विश्वास करती हूँ। एक बार बताओ तो सही कि आखिर बात क्या है। भाभी, वो उस समय की बात है जब मैं ट्रिप पर गई थी। हमने सब जगह घूम लिया था, चिड़ियाघर, म्यूजियम और कई पहाड़ी जगह भी, जिसके बाद हम सभी एक बगीचे में गए। अरे वाह, ये कितना सुंदर बगीचा है। चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाहट, सुहावना मौसम। अरे ये आम का पेड़ बाकी आम के पेड़ से बड़ा ही अलग है, और इसका ये फल तो बड़ा ही चमक रहा है। शायद इसे खाकर मैं भी चमकने लगूं। ऐसा सोचकर मेघा वो आम खा लेती है, जिसके बाद मेघा का पेट अचानक ही बड़ा हो जाता है और वो दर्द से नीचे बैठ जाती है और कुछ ही देर में वो एक नवजात बच्चे को जन्म देती है। अरे ये क्या? ये कैसे हो सकता है? ये क्या मेरा बच्चा है? मैं इसे अपने साथ ले जाऊं या छोड़ दूं? नहीं नहीं, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। कितना प्यारा है। अगर मैंने इसे यहाँ छोड़ा तो जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। इसे मैं जल्दी से बैग में डाल लेती हूँ। ऐसा कहकर मेघा उस बच्चे को बैग में डाल लेती है। तभी उसकी दोनों सहेलियां आंचल और गीता उसके पास आती है। अरे जल्दी चल, मैम और सर ने कहा था कि हम सभी को एक साथ रहना है। हाँ, और तू है कि मेघा यहाँ अकेले घूम रही है। चल जल्दी कर, हमारी ट्रेन का समय हो रहा है। हमें वापस भी तो यहाँ से जाना है। हाँ हाँ बाबा, ठीक है। ऐसा कहकर वो तीनों सहेलियां ट्रेन में बैठ जाती हैं और वापस अपने घर आ जाती हैं। ये हुआ था मेरे साथ। अरे भला ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ मेघा, ये तो किसी झूठ से कम नहीं लग रहा। अगर तुझे झूठ ही बोलना था तो कुछ ढंग का झूठ सोच लिया होता तूने। माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। भाभी, कम से कम आप तो विश्वास कीजिए। माँ, पिताजी और आप सभी, मैंने जैसा कहा था कि मैं मेघा की बातों पर जरूर विश्वास करूंगी, और इसमें कितना सच और कितना झूठ है ये तो हमें उस जगह पर जाकर ही पता चलेगा। शायद तुम सही कह रहे हो रोशनी। इसके बाद वो सभी लोग उसी बगीचे में जाते हैं जहाँ पर वो जादुई आम का पेड़ था। हाँ, ये वही आम का पेड़ है। इसी पेड़ की चमकते हुए आम को मैंने खाकर इस बच्चे को जन्म दिया था। अभी मेघा ने इतना बोला ही था कि तभी वो पेड़ बोल पड़ता है। हाँ, मेघा बिल्कुल सही कह रही है। मैं इस बगीचे का राजा हूँ और मेरा आम कोई साधारण आम नहीं है, बल्कि ये एक तिलिस्मी आम है। इसे जो भी लड़की या महिला खाती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। दरअसल मुझे एक साधु बाबा ने वरदान दिया था कि जो भी महिला गर्भवती नहीं हो पा रही है वो मेरे आम को खाकर संतान की सुख की प्राप्ति कर सकती है। लेकिन मेघा इस बात से अनजान थी और आते समय मेघा ने मेरे साइड में लगा हुआ बोर्ड नहीं देखा और उसने मेरे चमकते हुए आम को खा लिया, जिसके कारण से उसे ये बच्चा प्राप्त हुआ। मैंने आप सभी से कहा था ना कि मैं सच बोल रही हूँ। हाँ बेटी, तू सच में सच बोल रही थी। अगर आज ये आम का पेड़ नहीं बोलता और हम रोशनी के कहने पर यहाँ नहीं आए होते तो शायद हम तुझे हमेशा गलत ही मानते। मुझे पहले से ही पता था कि मेरी ननंद कोई गलत काम नहीं कर सकती। कोई बात नहीं दीदी, आज से इस बच्चे को मैं और आप मिलकर पालेंगे। और ठीक वैसा ही होता है।
मेघा और रोशनी उस बच्चे को मिलजुल कर पालती हैं। जब मेघा स्कूल जाती है तो उसकी सारी देखभाल रोशनी करती है, और जब मेघा स्कूल से वापस आती है तो वो उसके साथ खूब हंसती खेलती है। इसी तरह से वो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। पिताजी का पूरा परिवार नाश्ते की टेबल पर नाश्ते का इंतजार कर रहा था। माँ, मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि आप भैया की काली लड़की से शादी मत कराइए, लेकिन आप लोगों को हम बहनों की सुननी कहाँ है। अब यही देख लीजिए, भला सुबह का नाश्ता बनाने में इतना टाइम लगता है क्या? अरे इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तेरे पिताजी का किया धरा है। उन्होंने ही अपनी चलाई है, उनके सामने भला हमारी क्या ही चलती है। अरे बस भी करो तुम माँ बेटी, बेशक हमारे घर की बहू है तो क्या हुआ, तुम तो 5 बहनें हो, लेकिन तुम्हारी इतनी भी नियत नहीं करती कि तुम अपनी भाभी की थोड़ी मदद करवा दो। हर रोज नाश्ता करती हो, लंच करती हो, अपने कॉलेज के लिए निकल जाती हो। हमें पता था पिताजी, आप हम बहनों को ही कुछ न कुछ सुनाओगे। इतने में वहाँ पर रूपा सभी के लिए नाश्ता लेकर आ जाती है। नाश्ता देखते ही 5 नंदों ने सारा नाश्ता जमीन पर फेंक दिया। भाभी, आपको ये सुबह सुबह आलू के पराठे बनाने के लिए किसने कहा था? आपको पता है ना कि हमें सुबह सुबह मैगी या फिर पास्ता खाने का शौक है, फिर भी आपने ये जानबूझकर किया। यही खाकर तो आप काली हो गई हो और दिन पर दिन और भी बदसूरत होती जा रही हो। हाँ, ये खुद तो गोरी हो नहीं सकती, इसीलिए हमें इस तरीके का खाना खिलाकर अपनी तरह बनाना चाहती है। चलो हम कॉलेज की कैंटीन से जाकर नाश्ता कर लेंगे। दीदी, ये नाश्ता तो मैंने अरुण जी और सासू माँ और ससुर जी के लिए बनाया था, आप लोगों के लिए तो मैं अभी नाश्ता लेकर आने वाली थी। रहने दो भाभी, अब ये दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी हमारा मूड खराब कर चुकी हो। ऐसा कहकर वो 5 बहनें वहां से उठकर कॉलेज जाने लगती हैं। चलिए माँ पिताजी, अब मैं भी चलता हूँ, आज का नाश्ता तो जमीन पर बिखरा पड़ा है भैया। इस तरह अरुण भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, जिस पर उसकी सास रूपा को बहुत सुनाती है। सच में नाम तेरा रूपा है, लेकिन तू अपने रूप के बिल्कुल विपरीत है, और दिमाग भी रत्ती भर का नहीं है तेरे में। तूने तो आज सबका मूड ही खराब कर दिया। वैसे तो पड़ गई होगी तेरे सीने में ठंडक, अब तू यहाँ खड़ी क्या है? जाकर घर का काम कर। ऐसा कहकर बबीता जी डाइनिंग टेबल से उठ जाती है। ये सब देखकर रूपा वहीं पर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ 5 बहनों में से 3 बहनें कॉलेज के कैंटीन में जाकर सबसे पहले बॉयफ्रेंड के साथ नाश्ता करती हैं। यार आज तो तुम तीनों ही कॉलेज जल्दी आ गई, क्या बात है? हाँ सच में, नहीं तो तुम तीनों का तो हम दोस्त इंतजार ही करते रहते हैं। अब क्या बताऊं यार, भाभी ने तो आज सारा मूड ही खराब कर दिया। जैसी उनकी शक्ल है वैसा ही उनका दिमाग भी है। अरे यार, तुम 5 बहनें तो इतनी सुंदर हो, तो फिर तुम अपने भाई के लिए मतलब इतनी काली लड़की क्यों लेकर आ गई? भाई इसमें तो सब किस्मत का खेल है। अब मेरा भाई पिताजी की बातों को तो नहीं काट सकता था ना। अच्छा ये बात है। वैसे तुम्हारी और 2 बहनें नहीं दिखाई दे रही हैं, आरती और पूजा, वो कहाँ हैं? अच्छा वो दोनों, उन दोनों की बात मत करो, उन पर पढ़ाई का अलग ही भूत सवार है। वो हमारे बीच कहाँ रहती है, होगी अपने किताबों के बीच गुम। वैसे छोड़ो उन बातों को, लेट्स गो, अब हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। Why not? ऐसा कहकर तीनों बहनें अपने अपने बॉयफ्रेंड के बाइक के पीछे बैठकर लॉन्ग ड्राइव पर चली जाती हैं। और ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है, और शाम को उनके बॉयफ्रेंड उन तीनों को उनके घर पर छोड़ने के लिए आते हैं और गले मिलते हुए उन्हें बाय कहते हैं। ये सारा दृश्य बालकनी में खड़ी होकर रूपा देख रही थी, जिसके बाद वो अंदर जाकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपको तो पता है कि जमाना कितना खराब हो गया है। अभी मैंने तीनों ननंद जी को देखा कि वो किसी लड़के के साथ आई और उनसे गले मिल रही थी। अब ननंद जी भी बड़ी हो गई हैं, अब मेरी माँ ने तो आप उनकी शादी कर दीजिए। रहने दे बहू, तेरी सोच आज भी गटर के उस कीड़े जैसी है जो दिन भर रेंगता है और अपने कीचड़ से बाहर नहीं निकलता। और रही बात मेरी बेटियों की शादी की, तो उसकी फिक्र तुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। बढ़िया ही। ये हुई ना बात माँ। वैसे भाभी, हम बहनों ने आपको देख लिया था कि आप बालकनी में खड़ी हैं। हमें तो आपको देख के साफ पता चल गया था कि आप हमारी चुगली जाकर माँ से जरूर करोगी। हम बहनें आपको लास्ट बार समझा रही हैं कि आपको हमारे मामले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप हम बहनों से दूर रहिए। आप अपनी काली शक्ल हमसे जितना दूर रखेंगी, आपके लिए उतना बेहतर होगा, समझिए आप?
इस तरह ताने मारते हुए वो तीनों बहनें वहां से चली जाती हैं, लेकिन रूपा अपनी नंदों की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती और वो अक्सर यही मौका ढूंढती कि वो अपनी पांचों नंदों का दिल जीत सके। वो अपनी नंदों का कमरा साफ करती, उनके कपड़े धोती और उनकी जरूरत की हर चीज उनके लिए लेकर आती थी। एक दिन, पूनम, कहाँ है तू? जरा मेरा सिर तो दबा दे, मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा है। पूनम उस समय बाथरूम में होती है और शीतल सोफे पर आंख बंद किए अपने दोनों हाथों से सर को पकड़े हुए बैठी थी। तभी वहां पर रूपा आ जाती है और वो शीतल का सर दबाने लगती है। आहा पूनम, क्या जादू है यार तेरे हाथों में, वाह मजा आ गया। क्या मसाज करती है तू, आहा, वाह वाह वाह। तभी पूनम बाथरूम से बाहर आती है और शीतल पानी पीने के लिए अपनी आंखें खोलती है तो सामने पूनम को देखती है। हैं? तू यहाँ है? तो मेरी मसाज? शीतल पीछे पलटकर देखती है, फिर रूपा को देखते ही वो गुस्से में आ जाती है। ईऊ, छी छी छी, इतनी देर से तू अपने काले हाथों से सर दबा रही थी। हे भगवान, अब मुझे नहाना पड़ेगा, वो भी गंगा जल डालकर। कहीं इस कल्लो को छूने से मैं भी काली ना बन जाऊं। यू इडियट, खबरदार, आज के बाद मुझे हाथ लगाया तो। ये कहकर घमंडी नंद जल्दी से नहाने चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। पर घमंडी नंदों की आदत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। वो अक्सर अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ अपने मोहल्ले में चक्कर लगाती हैं, जिस वजह से मोहल्ले का भी माहौल थोड़ा खराब हो रहा था। मोहल्ले की औरतें कई बार रूपा को ये बताती है और वो अपनी सास से भी इसके बारे में बात करती है, पर इसका कोई भी निवारण नहीं निकलता है। ऐसे ही एक रात, यार आज तो मेरा बर्थडे है, आज तुम तीनों बहनें नहीं आओगे तो फिर कैसे चलेगा? यार समझा करो, रात को हम निकल नहीं सकते, तुम तो जानते हो ना। यार गाइस, समझने की कोशिश करो। यार इसमें समझने वाली क्या बात है, हमें पता चल गया है कि तुम तीनों बहनें हम दोस्तों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो। नहीं तो हम इतना बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी तुम तीनों इतना भाव खा रही हो हैं? अगर आते तो हम तीनों आज फुल नाइट पार्टी करते ना। यार आज के बाद तुम ये सब मत कहना कि हम तुमसे प्यार नहीं करती। ठीक है, हम आ रहे हैं, तुम हमें पिक करने आ जाना, ओके? ठीक है। ऐसा कहकर वो फोन काट देते हैं। वहीं दूसरी ओर वो तीनों दोस्त प्लान बनाते हैं कि आज रात वो इन तीनों का फायदा उठाएंगे और यही उनका पहले से भी प्लान था। वो तीनों बहनें चोरी चुपके घर से बाहर आती हैं और उन्हें जाते हुए रूपा देख लेती है और वो अपनी सास से जाकर बताती भी है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वहीं वो तीनों लड़के उन तीनों बहनों को अपने पार्टी वाले जगह पर ले जाते हैं जहां वो दोस्त और वो तीनों बहनें ही थी। वो उन्हें पहले तो खूब दारू पिलाते हैं और फिर उनके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। वो तीनों बहनों को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है और इसी बीच उनका वो एक एमएमएस बना लेते हैं। अगली सुबह, निशा दीदी, माही, उठ जाइए, ये देखिए हमारे साथ क्या हुआ है। ये क्या, इसमें क्या लिखा है? हमने तुम्हारे फोन पर एक एमएमएस भेजा है। इस एमएमएस को तुम देख लेना और 2 लाख रुपए तुम हम दोनों के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारे एमएमएस सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। तुम्हारे आशिक। क्या? ये सब जानकर वो तीनों बहनें हैरान हो जाती हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती हैं। जैसे तैसे करके वो अपने घर पहुंचती हैं। वहां उनकी दोनों छोटी बहनें भी ये बात जान जाती हैं। वो पांचों आपस में ये बातें कर रही थी कि तभी उनकी काली भाभी रूपा वहां पर आ जाती है। क्या हुआ? तुम पांचों रो क्यों रही हो? भाभी, आप प्लीज यहाँ से जाइए, अभी हम आपसे बहस करने के मूड में नहीं है। देखिए, मैंने आप लोगों की बातें सुन ली है, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। भाभी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम कैसे बताएं कि क्या हुआ। दीदी, जो कुछ भी हुआ आप मुझे साफ साफ बताइए। इसके बाद वो तीनों बहनें एक एक करके अपनी अपनी भाभी को सारी बातें बताती हैं और वो बताती हैं कि किस तरह से उन तीनों लड़कों ने पहले उनका फायदा उठाया और उनकी वीडियो निकाली और अब उनको धमकी दे रहे हैं। दीदी, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं आपकी भाभी हूं। और वैसे भी मैं अपने घर की इज्जत ऐसे बाहर नीलाम नहीं होने दूंगी। मेरा एक दोस्त है पुलिस में, मैं भी उसकी मदद लेती हूँ। आप लोग फिक्र मत कीजिए, भरोसा रखिए मुझ पर। इसके बाद वो उस दोस्त को कॉल करती है
और वो सारी बातें साझा करती है। रूपा, तुम फिक्र मत करो, तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो और आज मैं कहीं भी किसी भी मुकाम पर हूं तो कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से भी हूं। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और टेंशन मत लो, ये बात कहीं भी बाहर लीक नहीं होगी, ना ही इस पर कोई FIR होगी। और हाँ, आज शाम तक वो तीनों आरोपी हवालात में होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक। ऐसा कहकर वो फोन काट देती है। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और वो तीनों दोस्त हवालात के अंदर बंद हो जाते हैं, जिसकी खबर लेकर आलोक उनके घर आता है। तभी बबीता आलोक को देखती है। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, आपको यहाँ किनसे मिलना है? जी, मुझे रूपा से मिलना है। जी, रूपा से? मुझे लग ही रहा था कि उस कल्लो माई कलमुही ने कुछ ना कुछ गुल खिलाए होंगे, जो आज पुलिस हमारे दहलीज तक आ गई। बबीता बिना पूरी बात सुने ही रूपा पर घिनौना लांछन लगाने लगती है। तभी ये बात सुनकर उसकी पांचों बेटी वहां पर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, बस माँ बस, अब भाभी के बारे में एक शब्द भी हम पांचों नहीं सुनेंगी। अरे हम गोरे होते हुए भी अंदर से काले हैं, और रूपा भाभी इतनी काली होने के बावजूद भी वो गंगा सी पवित्र है, उनका मन साफ है। अरे कलमुही भाभी नहीं, बल्कि हम तीनों बहनें हैं। क्या मतलब? बबीता के इस तरफ पूछने पर उसकी तीनों बेटियां उसे सब कुछ बताती है। और अब आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है और उनकी वीडियो भी डिलीट कर दी है, और ये सब मैंने सिर्फ रूपा के कहने पर ही किया है। मुझे माफ कर दे बहू, मैं तुझे हमेशा गलत समझती रही और तूने आज तक एक शब्द तक नहीं बोला। हाँ भाभी, आप हम बहनों को भी माफ कर दो। नहीं नहीं माँ जी, दीदी, आप लोगों को मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और आप लोग मेरा परिवार हो। भला आप लोगों से कैसा गिला शिकवा। और आलोक, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रूपा की ये बात सुनकर वो सभी उसे अपने गले से लगा लेते हैं और अब सभी एक साथ ऐसे ही खुशी प्रेम से रहते हैं।